आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 15 का। और इस सबक का उन्वान है नई रोशनी। बच्चों, इस सबक में उन लोगों के हवाले से बात की गई है, उन लोगों के बारे में मालूमात दी गई है जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, जो नाबीना हो जाते हैं। नाबीना वो जो देख नहीं सकते, जिनकी आंखों में बीनाई ना हो। तो उन लोगों के बारे में, उन बच्चों के बारे में बात की गई है जिनकी किसी हादसे की वजह से या कुदरती या पैदाइशी आंखों की रोशनी चली जाती है और फिर उन्हें दुनिया के अंदर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी के आम जो काम होते हैं वो काम करते हैं, किस तरह से वो अपना इल्म हासिल करते हैं, किस तरह से अपने दिगर काम काज ज़िंदगी के जो करने पड़ते हैं वो करते हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात बच्चों इस सबक में दिए गए हैं। इस सबक के अंदर उस्ताद और कुछ तलबा की मुकालमाती अंदाज में गुफ्तगू है, मुकालमा है, और उस मुकालमे के ज़रिए बहुत आसान ज़ुबान में, सादा अल्फाजों में हमें समझाने की कोशिश की गई है कि नाबीना लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं। तो बच्चों, इस सबक का मुताला करेंगे। सबक को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने जो सबक है नई रोशनी, इसका मुताला करेंगे जिसका उन्वान है नाबीना की तालीम, और दूसरे हिस्से के अंदर हम इस सबक से मुतालिक दरसी किताब में जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, नाबीना की तालीम, जो सबक नई रोशनी से अखज़ किया गया है। बच्चों, मैंने आपको बताया इस सबक के अंदर मुकालमाती अंदाज में बात हो रही है, नाम आएंगे और जो जिसका नाम सामने लिखा रहेगा वो गुफ्तगू करेगा, वो अपनी बात उस्ताद को या जो क्लास के दूसरे उसके साथी हैं उनसे वो बात करेगा और अपने सवाल और जवाब जो भी एक दूसरे को ये पेश कर रहे हैं। आसान सबक है, आसान अल्फाज में समझाया गया है, आपको गौर से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। और देखते हैं, हम इसको शुरू करते हैं। स्कूल में खाने का वक्फा था। कुछ तलबा खाने के लिए बाहर पेड़ के नीचे जा बैठे थे। वक्फा का माने बच्चे होते हैं बीच का वो हिस्सा जो वक्फ कर दिया जाता है किसी चीज़ के लिए। स्कूल के अंदर हमारे पढ़ने के वक्त के बीच में एक वक्फा होता है, एक हिस्सा होता है जहां हम खाना खा सकते हैं और अपने अंदर ताजगी भर सकते हैं, जिस्म को ताज़ा कर सकते हैं। तो वो वक्फा होता है बच्चों, जो जिसको लंच भी कहते हैं आप, बीच का जो वक्त होता है। तो स्कूल में वक्फा था, खाने का वक्फा था। कुछ तलबा खाना लेकर बाहर पेड़ के नीचे जा बैठे थे और कुछ अपनी क्लास में बैठे बातें कर रहे थे। सभी हैरत में थे। रोज की तरह दरजा में शोर भी नहीं था। असलम और जावेद की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। अब ये एक सीन बन गया है कि कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, कुछ क्लास में बैठे हुए हैं, और जो रोजमर्रा का शोर शराबा स्कूल में होता है, आज वो शोर शराबा नहीं था, सब आपसी बातचीत में मशगूल थे। अब वो क्या बात कर रहे थे, तो दो बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़ के नीचे। जावेद और असलम नाम के दो बच्चे बैठे हुए हैं, ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, हम कलाम है एक दूसरे से, और इनकी बातचीत साफ सुनाई दे रही है हमें क्या बात कर रहे हैं ये। तो हम सुनते हैं ये क्या बात कर रहे हैं और आपको समझना भी इनकी बातों को। चलिए सुनते हैं असलम क्या कहता है। असलम की आवाज़ आई पहले। मास्टर साहब कह रहे थे कि कल से हमारी क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है, उसे आज ही दाखिला मिला है। अब असलम कहीं से सुनकर आया है कि स्कूल में एक ऐसे लड़के का एडमिशन हो गया है, ऐसा लड़का हमारे स्कूल में दाखिल हो गया है जो आंखों से देख नहीं सकता। नाबीना के माने होते हैं बच्चों जिसकी आंखों के अंदर रोशनी ना हो, जो देख ना सके, जिसे दिखाई ना दे। तो नाबीना लड़के का एडमिशन हुआ है। असलम को ये बात मालूम चल गई। अब वो लंच के अंदर जब बच्चे बैठे हुए हैं, खाने के वक्फे के अंदर बच्चों को बता रहा है। तो जावेद, अब जावेद हैरत से उसकी बात सुन ली जावेद ने, अब हैरत से जवाब दे रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़ेगा कैसे। छोटे बच्चे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। एक कहता है कि एक नाबीना लड़के का दाखिला हमारे स्कूल में हो गया है, और दूसरा कह रहा है कि मेरी समझ में नहीं आता वो पढ़ेगा कैसे, क्योंकि नाबीना है, उसको नज़र नहीं आता। अब जब नज़र नहीं आता तो स्कूल में वो कैसे तालीम हासिल करेगा, क्या देखेगा वो, क्या लिखेगा। तो वो बच्चे परेशान हैं। वक्फा ख़त्म होने की घंटी बजती है। अब वो बैठे हुए बातें ही कर रहे हैं कि वो खाने का वक्फा ख़त्म हो गया, घंटी बजती है स्कूल की, और सभी वापस अपनी क्लासों की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाते जाते असलम जावेद से कहता है, क्योंकि जावेद ने कहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे पढ़ाई करेगा,
तो असलम कहता है मास्टर साहब आते ही होंगे, उन्हीं से पूछ लेंगे। अब क्लास में आ गए ही ये, और असलम कह रहा है कि हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो स्कूल में कैसे पढ़ेगा, कैसे तालीम हासिल करेगा, हमारा बराबरी किस तरह से वो कर सकता है। मास्टर साहब आने वाले हैं, वक्त शुरू हो गया है उनके आने का, तो वो आएंगे, तब उनसे ये बात हम दरियाफ्त कर लेंगे कि ये कैसे पढ़ेगा हमारे साथ। अब मास्टर साहब क्लास में दाखिल होते हैं, सभी तलबा उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। असलम और जावेद सवाल करते हैं। अब मास्टर साहब आए, सभी उनके एहतराम में खड़े हो गए। अमूमन हम सब खड़े होते हैं, जब हमारे उस्ताद क्लास के अंदर आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, और जब उस्ताद हमें बैठने के लिए कहते हैं तो बैठ जाते हैं। बच्चे बैठ गए, और उसके बाद असलम और जावेद एक साथ मास्टर साहब से दरियाफ्त कर रहे हैं। क्या दरियाफ्त कर रहे हैं? एक साथ कह रहे हैं वो, कौन? असलम और जावेद। मास्टर साहब, मालूम हुआ है कि एक ऐसे लड़के को हमारी क्लास में दाखिला मिला है जो देख नहीं सकता, फिर वो पढ़ेगा कैसे? अब जो शक उनके मन के अंदर था उस बच्चे के लिए, नाबीना बच्चे के लिए, वो उन्होंने मास्टर साहब के ऊपर जाहिर कर दिया। पूछ लिया कि मास्टर साहब, हमारी क्लास के अंदर नाबीना लड़के का दाखिला हो गया है, अब वो पढ़ेगा कैसे, कैसे वो समझेगा? मास्टर साहब जवाब दे रहे हैं बच्चों का। अब देखिए, हमारी क्लास में आएगा, तुम लोगों ने ठीक सुना है। अब मास्टर साहब जवाब दे रहे हैं कि एक नाबीना लड़का हमारी क्लास के अंदर आने वाला है, आप लोगों ने ठीक सुना है। इसको आपको थोड़ा ठीक कर लेना अपनी किताब में से देख के। हमारी कि एक नाबीना लड़का हमारी क्लास के अंदर दाखिला हो गया है, आपने सुना है। तो मास्टर साहब कह रहे हैं कि आपने ठीक सुना है, उसका एडमिशन हो चुका है, वो हमारे स्कूल में दाखिल हो चुका है, और अब वो कल से तुम्हारी क्लास में आएगा। महमूद नाम है उस लड़के का, महमूद कल से तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। तुम सब इतने हैरान होकर मेरी और क्यों देख रहे हो, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? महमूद बिल्कुल तुम जैसा ही है। अब उस लड़के का नाम महमूद है। मास्टर साहब कह रहे हैं कि आपने सुना है कि नाबीना लड़के का दाखिला हुआ है, तो आपने दुरुस्त सुना है, दाखिला हुआ है, और महमूद नाम है उस लड़के का। कल से वो हमारे स्कूल के अंदर, आपकी क्लास के अंदर आपके साथ पढ़ने आएगा, और हैरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आप हो ऐसा ही महमूद है, बिल्कुल आपके जैसा बच्चा है वो भी, बस वो देख नहीं सकता। इतना ही फ़र्क है आप में और उसमें, महमूद में और जो बैठे हुए बच्चे हैं। मास्टर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि तुम देख सकते हो और वो देख नहीं सकता, बाकी सारी चीज़ें उसमें तुम्हारी जैसी हैं। जानते हो, वो गुज़िश्ता साल अपनी क्लास में अव्वल आया था। अब बहुत होशियार लड़का है, तो मास्टर साहब और बच्चों को बता रहे हैं कि वो तुम्हारे जैसा लड़का है, बाकी तुमसे भी कई मायनों में वो होशियार है। गुज़िश्ता साल वो अपनी क्लास में अव्वल आया था, पहला नंबर पर आया था वो, असलम। मास्टर साहब, और उसके बाद नदैया फजाइया का निशान है, यानी थोड़ा रुककर जब किसी से मुखातिब होते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो नदैया फजाइया का निशान ये कहलाता है, ये अलामत है नदैया फजाइया की, और इस अलामत का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद फिर अपनी बात कहेंगे। जब भी किसी को मुखातिब हो, आवाज़ दें, चिल्लाएं, रोकें, किसी का नाम लें और उससे कुछ कहना चाहें, तो रुकने के लिए आपको नदैया फजाइया का निशान लगाकर आगे बढ़ना है। बच्चे मास्टर साहब से मुखातिब हैं, कहते हैं मास्टर साहब, फिर वो अलामत है नदैया फजाइया की, और कहते हैं जब महमूद को दिखाई ही नहीं देता तो फिर पढ़ता किस तरह है? बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि जब उसको दिखाई ही नहीं देता तो वो पढ़ता किस तरह है? तो मास्टर साहब जवाब देते हैं, महमूद और उस जैसे बच्चे एक ख़ास तहरीर के ज़रिए पढ़ते हैं, उसे ब्रेल कहते हैं। महमूद और उस जैसे बच्चे माने, और जो नाबीना बच्चे हैं जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं होने का माने ये नहीं है बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। इस ज़माने के अंदर, इस दौर में मेहनत का जज्बा होना चाहिए, बाकी हर काम मुमकिन है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी किसी भी ओहदे के ऊपर, किसी भी मुकाम के ऊपर पहुंच सकता है, सिर्फ मेहनत का जज्बा होना चाहिए। तो महमूद और उस जैसे जो नाबीना लड़के हैं, उनकी तालीम के लिए एक ब्रेल तहरीर की इजाद की गई है। तहरीर के माने होते हैं बच्चों लिखावट या इबारत, जो हम लिखते हैं, जो हमारा तरीक़ा है लिखने का, ये हमारी उर्दू अदब की तहरीर है, और हिंदी में तहरीर को लिपि कहते हैं। तो ये जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल तहरीर है, ये नाबीना लोगों के लिए बनाई गई है। इसके अंदर क्या होता है, 6 नुक्ते रहते हैं, और वो नुक्ते उभरे हुए रहते हैं,
कुछ ऊपर निकले हुए रहते हैं, तो नाबीना जो लोग होते हैं वो उन नुक्तों के ऊपर उंगली फेर फेर के उसको पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और वो उनके हाथ इतने हसास होते हैं कि वो जिस चीज़ को छू लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कौन सा नुक्ता किस जगह के ऊपर है, और वो उससे ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तो उन लोगों के लिए ब्रेल है उस तहरीर का नाम जो नाबीना लोगों के इस्तेमाल में आती है। अब जावेद सवाल कर रहा है, लेकिन मास्टर साहब आंखों के बगैर तहरीर क्यों कर पढ़ी जा सकती है? हम जो भी तहरीर पढ़ते हैं अपनी आंखों से पढ़ते हैं, चाहे वो अंग्रेजी जुबान की तहरीर हो या हिंदी जुबान की तहरीर हो या उर्दू जुबान की तहरीर हो या इसके अलावा और कोई तहरीर हो। जो भी हम तहरीर देखते हैं वो आंखों से ही उसको देखते हैं और उसके बाद हम समझते हैं। लेकिन जब बीनाई नहीं है तो फिर वो ब्रेल तहरीर के अंदर चीज़ें लिखी हुई पढ़ी जाएंगी। नाबीना लोगों के लिए ब्रेल तहरीर होती है, हमारे लिए जो आम तहरीर होती है हम उन सबको पढ़ सकते हैं, उन सबको समझ सकते हैं, और नाबीना के लिए ब्रेल तहरीर। तो ये कहते हैं, अभी इन्होंने ब्रेल तहरीर देखी नहीं, आप में से भी कुछ बच्चों ने ब्रेल तहरीर देखी होगी और कुछ ने नहीं देखी होगी। तो आगे आते हैं हम ब्रेल तहरीर की तरफ। देखो बच्चों, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये ब्रेल तहरीर है। यहां उंगली रखकर जो उंगली के पोर होते हैं, आगे के हिस्से होते हैं, ये बहुत हसास होते हैं। जो ऊंचे उभरे हुए नुक्ते होते हैं उन नुक्तों के जरिए बात को समझा जाता है कि क्या लिखा हुआ है, और फिर हमारी तरह उसकी अदायगी कर दी जाती है। बोलने के अंदर ही तहरीर हमारी तरह ही है, किसी भी जुबान की अदायगी इसके जरिए की जा सकती है। सिर्फ पढ़ने के लिए और लिखने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। इसको लिखने के लिए खास प्रिंटर होता है, उस प्रिंटर के जरिए इसको उभारा जाता है कागज के ऊपर, लकड़ी के ऊपर या किसी चीज के ऊपर, जहां भी लिपि लिखी जा रही है तो उन अक्षरों को, उन अल्फाज को उभारा जाता है नुक्तों की शक्ल के अंदर। देखिए ब्रेल लिपि है, और एक खास आले से, आला कहते हैं बच्चों जो औजार होता है, जो इंजीनियर जिस किसको काम में लेते हैं उस आले को, औजार को आला कहते हैं। तो जो सामान होता है जिसके जरिए ये वो आला एक खास आले से मोटे कागज पर हरूफ को उभारा जाता है। ये ब्रेल लिखने के लिए एक खास आला होता है, एक औजार होता है जिसके जरिए कागज के ऊपर ये ब्रेल के अल्फाज, ब्रेल के हरूफ उतारे जाते हैं, नुक्ते उतारे जाते हैं, जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं। तरबियत यानी तालीम, परवरिश, थोड़ी सी सिखाने के बाद, तालीम यानी परवरिश या सिखाना। तो थोड़ी तालीम के बाद, थोड़ी तरबियत के बाद पता चल जाता है कि किस नुक्ते से कौन से हरूफ की अदायगी होगी, किस नुक्ते से कौन सा लफ्ज़ निकलेगा, कौन सा जुमला बनेगा। तो वो नाबीना जो लोग होते हैं उनको पता चल जाता है और वो इस नुक्तों के जरिए अपने अल्फाज की अदायगी करते हैं। तो थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छू कर पढ़ सकते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हरूफ उभारे जाते हैं। अलग अलग अंदाज में उन 6 नुक्तों को लिखा जाता है और उनसे हरूफ बनाए जाते हैं और जुमले बनाए जाते हैं, बात को समझाई जाती है। 6 नुक्तों से इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीकों से, और उंगली से छूकर उसको पढ़ा जाता है। आपको यह याद रखना है कि ब्रेल लिपि के जो नुक्ते होते हैं वो उभरे हुए रहते हैं, कागज में नुक्तों की शक्ल में रहते हैं और उभरे हुए रहते हैं, बाहर निकले हुए रहते हैं। तो जिसको छूने के ऊपर वो आप महसूस कर सकते हैं उसको कि बाहर निकले हुए हैं। तो नाबीना उसके जरिए अपनी तालीम हासिल करते हैं। दुनिया की कोई भी जुबान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आज इसी की मदद से इस तरह के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। जो नाबीना बच्चे हैं, नाबीना लोग हैं, वो आला तालीम हासिल कर रहे हैं और आला मुकामात के ऊपर फाइज हो रहे हैं। तो जिस तालीम की वजह से, जिस तहरीर की वजह से वो आला मुकाम हासिल कर रहे हैं, वो तहरीर यही ब्रेल तहरीर है। इस ब्रेल तहरीर को वो पढ़ते हैं और इसी के अंदर वो सवालों के जवाब देते हैं, इसी के अंदर वो सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं, और इसी के अंदर ही उनका जो उस्ताद होते हैं इसके, वो पढ़कर उनका रिजल्ट भी तैयार करते हैं। उनके नंबर वगैरह जो देने हैं वो भी इसी के जरिए वो देते हैं। तो तरबियत के माने बच्चे लिख लेना है आपको, परवरिश के हैं, और ब्रेल लिपि आपको देख ली है, ये ब्रेल तहरीर है। आगे आते हैं, जाहिदा सवाल कर रही है, अब क्लास की एक लड़की है, जाहिदा कहती है ये तहरीर किसने इजाद की है? जाहिदा पूछ रही है कि ये तहरीर जो ब्रेल के अंदर सीख रहे हैं ये, तो ब्रेल तहरीर इजाद किसने की है? तो बच्चों
ब्रेल तहरीर इजाद की है लुई ब्रेल ने। आपको नाम याद करना रख लेना है इनका। लुई ब्रेल ने ब्रेल तहरीर इजाद की है। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये लुई ब्रेल की तस्वीर है। इसकी इजाद करने वाले फ्रांस के लुई ब्रेल थे। वो पेरिस के नजदीक कोप बिरे नाम के कस्बे में जनवरी 1809 में पैदा हुए थे। फ्रांस का एक शहर है पेरिस, और पेरिस के अंदर एक कस्बा है कोप बिरे। कोप बिरे के अंदर 1809 में पैदा हुए थे। कौन पैदा हुए थे? लुई ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल तहरीर बनाई नाबीना लोगों के लिए। बहुत बड़ा काम है बच्चों। आज तक इनकी बनाई हुई तहरीर को ही इस्तेमाल किया जाता है। ये खुद नाबीना हो गए थे एक हादसे की वजह से। उसके बाद जब पढ़ने लिखने का जज्बा इनके अंदर पैदा हुआ तो बीनाई ना होते हुए भी आंखों ने इन्होंने हाथों के जरिए पढ़ाई की। ऐसी तहरीर बना ली जिसे ब्रेल तहरीर के इनके नाम के ऊपर ही मंसूब कर दिया गया, इनसे जोड़ दिया गया। तो उस ब्रेल के जरिए आपने पूरे आलम की खिदमत की, पूरे आलम के नाबीना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम करके गए हैं। तो 1809 में, जनवरी 1809 में आपकी विलादत हुई। 2 साल की उम्र में एक नुकीला औजार लग जाने से लुई की आंखों की रोशनी जाती रही, मगर लुई ने हार नहीं मानी। सिर्फ 2 साल की उम्र के अंदर ही आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन मैंने बताया कि जब इंसान के अंदर लगन हो, हिम्मत हो, हौसला हो, मजबूती से टिके रहने का जज्बा हो, तो उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। थोड़ी परेशानियां सामने आती हैं, लेकिन हिम्मत और हौसला रख के इंसान बड़ी से बड़ी परेशानियों के ऊपर भी काबू पा जाता है, उनको पार कर जाता है। तो 2 साल की उम्र के अंदर इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुई ब्रेल नाबीना हो गए थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ने की कोशिश करते रहे। अब जब आंखों से नजर नहीं आ रहा था तो इन्होंने अपने हाथों के जरिए पढ़ाई की, अपनी उंगलियों के जरिए पढ़ाई की। किसी न किसी तरह तालीम हासिल करने में लगे रहे और अपनी 20 साल की मेहनत और लगन से उन्होंने इस तहरीर को इजाद किया जिसे उन्हीं के नाम पर ब्रेल तहरीर कहा जाता है। 20 साल की मेहनत के बाद इन्होंने इस तहरीर को इजाद किया और आपके नाम से ही इस तहरीर को जाना जाता है। लुई ब्रेल आपका नाम था और ब्रेल तहरीर ही इसको कहा जाता है, ब्रेल लिपि इसको कहा जाता है। बच्चों, इस तहरीर को इजाद करके लुई ने नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी तारीख जिंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी। जो नाबीना होते हैं उनकी जिंदगी के अंदर अंधेरा फैला हुआ है, कुछ उनको नजर आता नहीं और कोई उम्मीद भी जिंदगी से उनकी रहती नहीं, लेकिन लुई ब्रेल ने उनकी जिंदगी के अंदर इल्म का रास्ता खोल के, इल्म हासिल करने की नई रोशनी उनको दिखा के उनकी जिंदगी को उजाले से भर दिया, रोशनी से भर दिया। तो नाबीना लोगों के ऊपर लुई ब्रेल का यह बहुत बड़ा एहसान है। इसके जरिए ही आज तक, इस लिपि के जरिए, इस तहरीर के जरिए ही आज तक नाबीनाओं की तालीम का इंतजाम किया जाता है। उनको इसी लिपि के अंदर तालीम दी जाती है। जो आप सड़कों के ऊपर चलते हो और सड़कों के ऊपर साइन होते हैं, वो तरह तरह के साइन भी इसी लिपि, इसी तहरीर में नाबीना लोगों के लिए लगाए जाते हैं। तो हर जगह इस लिपि का, इस तहरीर का इस्तेमाल किया जाता है और इस तहरीर के जरिए दुनिया की हर जुबान को पढ़ा जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी जुबान का मुताला ही किया जा सकता है या फ्रेंच जुबान का मुताला ही किया जा सकता है। इससे दुनिया की कोई भी जुबान हो, उर्दू की ब्रेल तहरीर भी यही है, चाइनीज की ब्रेल तहरीर भी यही है, हिंदी की ब्रेल भी इसी यही है, और यूरोपियन जो मुल्क हैं और अमेरिकन जो मुल्क हैं, इनमें जो जुबानें राइज हैं, उन जुबानों की भी ब्रेल लिपि, ब्रेल तहरीर यही ब्रेल तहरीर है। इसी के जरिए समझाया जाता है। तो इन्होंने नाबीनाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत उम्दा काम अपने अंजाम दिया है। अब असलम मास्टर साहब ने सारा बता दिया लुई ब्रेल के बारे में। बच्चों के जहन में अभी भी सवालात आ रहे हैं। असलम सवाल करता है, मास्टर साहब क्या आपको ब्रेल तहरीर आती है? आप महमूद को कैसे पढ़ाएंगे? आप उसके होमवर्क की जांच किस तरह करेंगे और फिर इम्तिहान की कॉपी कैसे जांची जाएगी? बहुत अच्छा सवाल असलम ने किया है मास्टर साहब ने। मास्टर साहब से वो पूछता है कि मान लिया कि महमूद को ब्रेल तहरीर आती है और वो ब्रेल तहरीर में लिख देगा, लेकिन आप उसे चेक कैसे करेंगे? उसके होमवर्क की कैसे पता चलेगा कि उसने होमवर्क सही किया है या गलत किया है? वो इम्तिहान में जब लिखेगा, ब्रेल तहरीर में भी लिखेगा, तो आपको अगर नहीं आती तो किस तरह से आप उसको पढ़ेंगे, किस तरह से आप समझेंगे? आपको अपनी बात कैसे बताएगा वो? तो मास्टर साहब उसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं
जावेद भी सवाल कर रहा है साथ में, और फिर वो एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाएगा, यानी इम्तिहान नहीं देगा, इम्तिहान के अंदर बगैर इम्तिहान दिए वो पास कैसे होगा और दूसरी क्लास में कैसे जाएगा। तो मास्टर साहब अब जवाब दे रहे हैं दोनों बच्चों का, जिन्होंने मास्टर साहब को ब्रेल आती है नहीं आती, कॉपियां किस तरह से जांची जाएंगी और इम्तिहान कैसे होंगे, इम्तिहान में पास कैसे होगा, अगली क्लास में कैसे जाएगा, उसके बारे में बता रहे हैं। महमूद बहुत मेहनती तालिब इल्म है, वैसे तो अपना होमवर्क किसी से लिखवा कर भी मुझे दिखा सकता है, यानी उसने किताबों से पढ़ लिया, ब्रेल तहरीर के अंदर किताबें लिखी हुई आती हैं, नाबीनाओं की किताबें अलग आती हैं, उस किताब से पढ़ लिया और वो चाहे तो अपने किसी दोस्त से, अपने किसी घर वाले से, घर के किसी अफराद से वो आम जुबान के अंदर जवाब लिखवा कर मुझे चेक करा सकता है। और इम्तिहान में ही बच्चों ये सहूलियत दी जाती है कि जो नाबीना होते हैं, जो लिख नहीं सकते या किसी कोई और परेशानी की सबब लिख नहीं सकते, तो इम्तिहान में उनको एक साथी दिया जाता है जो सिर्फ लिखना जानता है, उनसे नीचे दर्जे का होता है और वो लिख सकता है। आपने भी बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर देखा होगा, 8वीं बोर्ड आप पीछे छोड़कर आए हो और 10वीं बोर्ड के अंदर आप अभी हो, तो आपको 10वीं बोर्ड में कोई ना कोई बच्चा ऐसा नज़र आ जाएगा कि जो नाबीना हो या नाअहल हो, जो खुद अपना काम नहीं कर सकता, तो उसको किसी साथी के साथ मदद के लिए बैठा दिया जाता है, वो बोलता जाता है और जो उसका साथी है वो लिख लेता है और लिखकर वो कॉपी जमा करा देता है। तो महमूद भी ऐसा कर सकता है, मास्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे तो ब्रेल नहीं आती, महमूद ये कर सकता है कि वो किसी और से काम करके मुझे चेक करा सकता है। लेकिन महमूद होशियार लड़का है, तेज जहन का मालिक है, ज़हीन है, तो ये कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग सीख रहा है, ये टाइपिंग के जरिए अपना काम मुझे चेक कराएगा। देखिए, मगर वो दूसरों का सहारा लेना पसंद नहीं करता। महमूद चाहे तो वो दूसरों से काम करवाकर मुझे चेक करवा सकता है, इम्तिहान में भी किसी की मदद ले सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, उसको दूसरों की मदद लेना पसंद नहीं है। वो आजकल बड़ी लगन से टाइप सीखने में लगा हुआ है ताकि वो हमारी तहरीर में ही होमवर्क कर सके और इम्तिहान दे सके। अब टाइप वो कैसे करेगा? तो बच्चों, जो टाइप करने के लिए कीबोर्ड होता है, तो नाबीना लोगों का कीबोर्ड भी अलग होता है, उसके ऊपर नुक्ते बने हुए होते हैं और उस तहरीर को, उस नुक्तों के जरिए वो जो तहरीर बनी हुई है वो टाइप करते हैं, और जो टाइप हो रहा है कंप्यूटर के अंदर से उसकी आवाज़ आती है। जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड के सिस्टम में, कंप्यूटर के सिस्टम में ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है कि जो भी हम उसके ऊपर टाइप करेंगे, कंप्यूटर बोलकर बताएगा कि मेरे अंदर ये टाइप किया गया है। मोबाइल में भी आजकल इस तरह का फंक्शन दिया जाता है कि जो टच पैड वाले मोबाइल हैं जिसके अंदर बटन नहीं होते, कीबोर्ड नहीं होता, उसमें भी फंक्शन दिया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं मोबाइल खुद बोलकर बताता है। हम मोबाइल के ऊपर जो भी काम करेंगे, जो भी कमांड मोबाइल को देंगे, मोबाइल हमें बोलकर सुनाएगा कि आपने ये कमांड मुझे दी है और मैं ये काम करने जा रहा हूं, और पूछेगा कि कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए। तो वो टाइपराइटर भी ऐसे होते हैं, कंप्यूटर भी ऐसे होते हैं कि जो भी टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड में की दबाएंगे और कंप्यूटर से आवाज आएगी कि मेरी ये की को, इस की को दबाया गया है, तो उससे पता चल जाएगा, सुनकर वो महसूस कर लेगा कि सही जा रहा हूं मैं या गलती हो रही है, और गलती हो रही है तो उसको सुधार भी लेते हैं। तो वो होमवर्क जब सीख रहा है वो, तो फिर वो होमवर्क मुझे टाइप करके देगा हमारी तहरीर के अंदर, आम तहरीर के अंदर, और फिर उसको चेक कर लिया जाएगा। रही आने जाने की बात, तो एक बार तुम लोग उसे क्लासों और लाइब्रेरियों वगैरह के रास्ते को बता दोगे तो फिर वो अपनी सफ़ेद छड़ी की मदद से खुद ही रास्ता ढूंढ लेगा। अब बात हो रही है कि फिर ये रास्ता कैसे ढूंढते हैं, कैसे क्लासों के अंदर जाएंगे। हमारे साथ पढ़ तो रहे हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना हो, क्लास से बाहर जाना हो, कहीं किसी और ज़रूरियात के लिए उसको जाना हो, तो वो कैसे जाएगा? तो मास्टर साहब कह रहे हैं कि उसको अगर एक बार आप रास्ता बता दोगे तो वो भूलेगा नहीं, फिर वो उस रास्ते पर अपने आप चला जाएगा। उसकी एक सफ़ेद छड़ी होती है, उस छड़ी के ज़रिए वो अपने रास्ते को तय कर लेता है। बच्चों, ये नाबीना लोगों की पहचान होती है सफ़ेद छड़ी, और इस छड़ी के निशानी ये होती है कि सफ़ेद होती है, सफ़ेद रंग की उसके ऊपर किया होता है, और जब ये छड़ी नज़र आती है तो हर कोई मदद के लिए आगे बढ़ता है और रास्ता साफ करता जाता है कि ये नाबीना है। आपको भी हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, कभी आपको रास्ते के अंदर कोई सफ़ेद छड़ी के साथ शख्स मिले, चश्मा लगा रखा हो या उसको नज़र नहीं आ रहा हो और सफ़ेद छड़ी है, तो आपको समझ जाना है कि सफ़ेद छड़ी के माने ये है कि नाबीना है,
या इसकी रोशनी कमज़ोर है, आपको जितना हो सके उसकी मदद करनी है। मदद इस तरह से करनी है कि उसको ये ना लगे कि मैं कमज़ोर हूँ। बच्चों, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी नाबीना की मदद करें, किसी माजूर शख्स की मदद करें, जिसके हाथ में कमी हो, कुछ पैर में कमी हो, कहीं और उसके अंदर किसी आज़ा के अंदर कमी हो, तो उस माजूर शख्स की मदद करने से पहले ये सोच लें कि उसको जताए नहीं कि आप उसकी मदद कर रहे हो। इस तरह से मदद करें कि वो उस मदद को अपना सहारा ना समझे, अपने लिए अपने ऊपर एहसान ना समझे, वो उस मदद को आप मदद की तरह ही ले। उसको एहसान समझ लेगा तो फिर उनके अंदर, ये बड़े खुददार किस्म के लोग होते हैं, बड़ी गहरी ठेस इनके जहन को पड़ती है। तो इनकी खुददारी का मजाक ना उड़ाते हुए इनको इस तरह से इनकी मदद करें कि वो मदद की तरह ही लगे, ना कि इनको किसी तरह की परेशानी हो। तो सफ़ेद छड़ी जहां देखें, सफ़ेद छड़ी के साथ शख्स को देखें, तो सड़क पार करवाने के अंदर, रास्ते में इधर से उधर जाने के अंदर, कोई सामान उठवाने में कोशिश करें कि इनकी मदद करें। तो महमूद भी अपनी सफ़ेद छड़ी के ज़रिए क्लास जा सकता है, क्लास से दूसरी क्लासों में जा सकता है, गुसल खाने वगैरह जा सकता है, जहाँ भी उसको जाना हो, ज़रूरत हो, प्रिंसिपल के रूम के अंदर, लाइब्रेरी में, कई जगह ज़रूरियात होती है स्कूल के अंदर, तो वो हर जगह का सफ़र अपनी इस सफ़ेद छड़ी के ज़रिए पूरा कर सकता है। मास्टर साहब ने बच्चों को ये बात बताई। अब बच्चे सफ़ेद छड़ी के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं। जायदा कह रही है कि सफ़ेद छड़ी ही क्यों, कोई और छड़ी भी तो ले सकते थे, वो सफ़ेद छड़ी ही क्यों उसके पास। मास्टर साहब के पास इस बात का भी जवाब है। वो कहते हैं, सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं और ज़रूरत होने पर उन्हें उनकी मंजिल तक भी पहुंचा देते हैं। असलम, क्या महमूद अपनी रोज़ी खुद कमा सकेगा? अभी नया सवाल आ गया। एक जवाब पूरा हुआ कि सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान है। आपको भी याद रखना है बच्चों, सफ़ेद छड़ी नाबीना की पहचान है और उसको रास्ता के अंदर जितनी मदद आप कर सकते हैं करें। अगला सवाल असलम ने कर दिया कि अब रोज़ी रोटी के हवाले से, कि यहाँ तालीम तो हासिल कर लेगा, ये इल्म के मैदान को तो पार कर जाएगा, लेकिन जो मुआशी ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात को कैसे पूरा करेगा, रोज़ी कैसे हासिल करेगा, ये खाना कहाँ से मिलेगा इसको, क्योंकि हमेशा तो ये अपने वालिदैन के साथ रह नहीं सकता, तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मास्टर साहब का जवाब देखिए, महमूद और उस जैसे दूसरे बच्चे हमारी ही तरह तालीम हासिल करके अपनी रोज़ी रोटी खुद कमाते हैं। जो नाबीना होते हैं वो हमारे साथ तालीम हासिल करते हैं और तालीम हासिल करने के बाद खुद अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। वो कारखानों में बड़ी महारत से मशीनों पर काम करते हैं। ये बिल्कुल सच बात है बच्चों, जो मास्टर साहब बता रहे हैं कि वो कारखानों के अंदर मशीनों पर भी काम करते हैं। जो उनकी ब्रेल तहरीर है उसके नुक्ते हर जगह इनको पहचान बताते हैं, और जिस काम को इन्होंने एक बार कर लिया तो ये भूलते नहीं हैं। उंगलियां के पोर जो हैं बहुत हसास होते हैं, हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं। कान भी इनके बहुत हसास होते हैं, हल्की सी आहट को भी ये सुन सकते हैं और उसका जवाब ये देते हैं और उसके हिसाब से ही अपने कामों को अंजाम देते हैं। इसके अलावा उस्ताद, वकील, अखबार नवीस और मौसीकार वगैरह बन सकते हैं। यानी कोई ऐसा पेशा नहीं है जो करें, जो चाहें वो कर सकते हैं। आजकल ये उस्ताद बनकर, नाबीना उस्ताद बनकर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो नाबीना जो हैं स्कूलों में उस्ताद बन जाते हैं, वकील का पेशा इख्तियार करे हुए हैं, वकालत कर रहे हैं और कामयाब वकील बने हुए हैं, अखबार नवीस भी हो जाते हैं और मौसीकार भी बन जाते हैं। मौसीकार यानी गाने वाला। तो ये सभी काम कर सकते हैं, जिस तरीके से हम करते हैं उसी तरह से नाबीना भी वो काम कर सकते हैं। आजकल ऐसे कई लोग आला ओहदों पर काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए मुफीद बन सकते हैं। आज वो समाज पर कोई बोझ नहीं है। ये जो नाबीना लोग हैं जिन्हें कुछ लोग बोझ समझ लेते हैं, तो बच्चों ये बोझ नहीं है। सारे काम ये खुद कर लेते हैं, अपनी हर ज़रूरियात को खुद पूरी करते हैं। जो भी इनको काम करना है, किसी के ऊपर ये अपने आप को नहीं छोड़ते, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते। मैंने आपको अभी बताया है, बड़े खुददार किस्म के लोग होते हैं जिनकी कोई कमी खुदा ने दे दी है, खुदा उनमें खुददारी दे देता है। अब वो किसी के भरोसे नहीं रहते, हर काम खुद करने की सोचते हैं, हर मैदान में वो आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ऊंचे ओहदों पर भी चले जाते हैं और आला मुकाम हासिल करते हैं। ये ज़रूरी है कि हम उन्हें अपने से अलग ना समझें। अब ये हमें चाहिए कि हम
हसास बने, हम एहसास रखें अपने दिल के अंदर उनकी कमजोरी के लिए। हालांकि उनको जाहिर नहीं करना है, हमें बताना नहीं है, और वो कमजोर भी नहीं है, वो ताकतवर हैं, कई मायनों में हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन हमें इस बात का एहसास हमारे दिल में रखना चाहिए और जितना हो सके इनकी मदद की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी इनके गुरूर को, कभी भी इनके खुदगर्जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इनको इस तरह से मदद करनी चाहिए कि ज़रा सा भी इनको एहसास नहीं हो, ज़रा सी भी इनको परेशानी हमारी मदद के ज़रिए नहीं हो। तो इनके साथ सच्चे दोस्त जैसा बर्ताव करें। मतलब हमदर्दी कर रहे हो आप, तो ऐसे नहीं कि उनको दोस्त हमदर्दी की वजह से बना रहे हो। जिस तरह से दोस्त के साथ दोस्ती करते हो, हर सुख दुख को उसके साथ बांटते हो, हर तरह की चीज़ में उसको शरीक करते हो, सिर्फ हमदर्दी के लिए इनके साथ नहीं रहना, दोस्त बना के इन लोगों के साथ रहना है, दोस्त बनाना है अपना और दोस्त के साथ रहना है। सिर्फ दिखावे की दोस्ती नहीं, किसी के सामने दोस्ती नहीं, सच्ची दोस्ती आपको करनी है, सच्चा दोस्त बनना है। मुझे यकीन है कि क्लास के सभी तलबा पढ़ने लिखने में महमूद की भरपूर मदद करेंगे। जावेद, क्या तुम और कुछ पूछना चाहते हो? अब मास्टर साहब ने अपनी बातें बता दी और फिर जावेद से पूछा कि आप और कुछ पूछना चाहते हो? तो जावेद कहता है, मास्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे सभी बच्चे महमूद की तरह हमारे जैसे स्कूलों में ही पढ़ते हैं? अब उनकी तालीम के हवाले से बात की, क्या उनके लिए कोई स्पेशल अलग से स्कूल होते हैं, ख़ास उनके लिए मखसूस कर दिए गए स्कूल होते हैं, या वो सभी हमारे साथ ही तालीम करते हैं क्योंकि महमूद का दाखिला इनके स्कूल में हुआ है? तो बच्चों, दोनों तरह के इंतजामात इन बच्चों के लिए हैं। इनके लिए मखसूस स्कूल भी हैं, अलग से तालीम के इंतजामात भी हैं, और हमारे साथ भी ये तालीम हासिल कर सकते हैं। दोनों तरह के इंतजाम इनके लिए हैं, दोनों तरह के स्कूल इनके लिए खुले हैं। मास्टर साहब, नहीं जावेद, ऐसा नहीं है, यानी वो सिर्फ हमारे ही स्कूल में पढ़ते हैं ऐसा नहीं है। उनके स्कूल अलग होते हैं जहां उनके रहने का भी इंतजाम रहता है। हमारे मुल्क में तकरीबन 250 ऐसे स्कूल हैं, जगह जगह सरकार ने स्कूल खोल रहे हैं और उन स्कूलों के अंदर ही बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ने लिखने और खेल कूद के साथ साथ उन्हें रोजगार के लिए मुफीद काम भी सिखाए जाते हैं। जो नाबीनाओं के लिए अलग से स्कूल बनाए जाते हैं, इनके रहने के लिए उनमें जगहें भी मुहैया हैं, घर की तरह इंतजामात हैं, सारे सभी तरह की सहूलियतें इनको दी जाती हैं, पढ़ाई जाती है, इनको इल्म दिया जाता है, साथ ही इनके लिए काम का बंदोबस्त भी किया जाता है, हुनर सिखाने का इंतजाम भी इनको किया जाता है ताकि ज़िंदगी के अंदर अपनी मुआशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए परेशान ना हो, इनको कहीं हाथ फैलाना ना पड़े, और अच्छी तरबियत इनकी उन स्कूलों में की जाती है। ये बहुत से खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कबड्डी, रस्साकशी, तैराकी, दौड़ वगैरह। ताश और शतरंज भी उनके पसंदीदा खेल हैं। हर तरह के खेल ये लोग खेल सकते हैं। बच्चे जो नाबीना हैं, ये हर तरह के खेल में महारत रखते हैं। ताश और शतरंज जैसे मुश्किल खेल भी ये खेलते हैं, बड़ी आसानी से खेलते हैं। खेलों के अलावा ये स्काउटिंग, मौसीकी और सयाही में भी दिलचस्पी रखते हैं। सयाही का मतलब है सफ़र करना, सयाहत करना, घूमना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये भी इनको शौक़ है, सयाही भी करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं। मौसीकी का इनका शौक़ है, बड़े बड़े मौसीकार बन जाते हैं, और स्काउटिंग भी ये करते हैं, स्काउटिंग का भी इनको शौक़ है। तो ये किसी भी मामलों में हमसे पीछे नहीं है, हर मामलों में हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, सीखते जाते हैं। अब अकरम का सवाल देखिए, मास्टर साहब, क्या ये लोग क्रिकेट खेल सकते हैं? मास्टर साहब ने कहा कि ये हर तरह के खेल खेल रहे हैं, हर तरह के काम कर रहे हैं। तो जब ये सभी खेल खेल रहे हैं तो अकरम ने भी एक सवाल और पूछ लिया, मास्टर साहब, क्या ये क्रिकेट खेल रहे हैं? तो मास्टर साहब का फिर जवाब था कि हाँ, ये क्रिकेट भी खेल सकते हैं। ये जो तस्वीर आपको देख रहे हो बच्चों, ये क्रिकेट खेलते हुए एक नाबीना खिलाड़ी की है। ये नाबीना खिलाड़ी है और ये गेंद फेंक रहा है, क्रिकेट की गेंद है, और इसके सामने बल्लेबाज हैं, और जो कीपर वगैरह दूसरे जो खिलाड़ी होते हैं वो भी अपनी अपनी मुकर्रर जगहों के ऊपर खड़े रहते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि इनकी गेंद के अंदर घुंघरू लगे रहते हैं जो आवाज करते हैं। जहां गेंद जाएगी वहीं ये उसके ऊपर शॉट मारते हैं, और गेंद के पीछे भी जो खिलाड़ी भाग रहे हैं वो उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे भागते हैं। तो ये बड़े आराम से क्रिकेट खेल सकते हैं। आजकल तो नाबीनाओं के क्रिकेट के वर्ल्ड कप भी होने लगे हैं। जैसे
आम लोगों के हमारे क्रिकेट के वर्ल्ड कप होते हैं जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके वर्ल्ड कप होते हैं, उसी तरह नाबीनाओं के भी वर्ल्ड कप होने लगे हैं और उनके अंदर मैच किए जाते हैं, मुल्कों के बीच में मैच किए जाते हैं और काफ़ी आवाम उन मैचों को देखने भी जाती है। मास्टर साहब कह रहे हैं, अकरम ने पूछा है कि क्रिकेट खेलते हैं क्या ये लोग, तो मास्टर साहब का जवाब देखिए, क्यों नहीं। कुछ माह पहले ही दूरदर्शन पर ऐसे खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते दिखाया गया था। अब भी आप अखबार के अंदर पढ़ें तो वक्त वक्त के ऊपर इनके मैच होते रहते हैं और उन मैचों का सीधे तौर पर हम दूरदर्शन के ऊपर देख सकते हैं। उनके लिए खास किस्म की गेंद बनाई जाती है, बाकी सारी चीजें वैसी ही रहती हैं, आम क्रिकेट के खेल की तरह रहती हैं, सिर्फ उनकी गेंद खास रहती है। गेंद आम क्रिकेट की गेंद से अलग रहती है। उस गेंद में आवाज करने वाले घुंघरू डाले जाते हैं जो आवाज करते हैं और उसकी आवाज की मदद से उस गेंद को पकड़ा जा सकता है। जिससे आवाज निकलती है, आवाज सुनकर ही खिलाड़ी अपने बल्ले से गेंद को मारते हैं या आवाज पर ही पकड़ते हैं। जो गेंद फेंकने वाला है वो गेंद फेंकेगा, आवाज करती हुई गेंद आगे जाएगी, बल्लेबाज समझ जाएगा कि इस जगह के ऊपर गेंद आ रही है, वो उसके ऊपर शॉट मारेगा और जैसे ही मारेगा तो गेंद कहीं ना कहीं जाएगी। तो जो दूसरे फील्डर खिलाड़ी लगे हुए हैं वो उस गेंद के पीछे भागते हैं, उस गेंद को वो पकड़ लेते हैं। अब प्रकाश का सवाल आ गया। प्रकाश सवाल करता है, उनके लिए और क्या क्या खास चीजें बनाई गई हैं, सिर्फ उनके लिए क्या क्या खास चीजें बनाई गई हैं। तो देखिए मास्टर साहब कहते हैं, उनके लिए अंग्रेजी और हिंदी का ऐसा कंप्यूटर तैयार किया गया है जो बोलता है, यानी जिस हरूफ को टाइप करेंगे उस हरूफ की आवाज कंप्यूटर से बाहर आएगी। यानी जिस हरूफ के बटन को दबाएंगे तो कंप्यूटर उसी हरूफ को अदा करेगा और वो उसको बोलेगा भी कंप्यूटर, तो वो नाबीना उसको सुन लेगा और सुन के उसको आगे बढ़ जाएगा कि हाँ मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। फिर वो सुनकर जो भी टाइप करें वो सब कुछ खास प्रिंटर के जरिए ब्रेल तहरीर में फौरन सामने आ जाएगा और जो टाइप किया है ब्रेल तहरीर में उसको निकाल सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं और जब उनको लगे कि सही है और इसको किसी को भेजना है जो ब्रेल नहीं जानता तो वो हमारी जुबान के अंदर भी उसको प्रिंटर के जरिए निकाल सकते हैं। मोहन, अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार बात हुई। मोहन ने जब इस कंप्यूटर के बारे में सुना कि जो बोलता है और सुनकर काम करता है तो मोहन बड़ा खुश हुआ। मास्टर साहब, यही नहीं, इन लोगों की उंगलियों के पोर और कान बहुत ज्यादा हसास होते हैं। हसास, एहसास करने वाले, महसूस करने वाले। बारीक से बारीक आहट को भी ये एहसास कर सकते हैं, बारीक से बारीक नुक्ते को भी ये अपने हाथ से, पोर से छूकर पता कर सकते हैं, उसका तरीका बता सकते हैं कैसा है। हसास के माने होते हैं ज्यादा महसूस करने वाला, छोटी सी बात को भी जो महसूस कर ले। तो इनके कान भी हसास होते हैं और उंगलियों के पोरे भी इनके हसास होते हैं। जो बच्चों 100 के, 50 के और 1000 के जो नोट आते हैं, इनके ऊपर एक निशान रहता है, तो वो नाबीना लोगों की पहचान के लिए निशान बनाए जाते हैं। कुछ तिकोन की शक्ल में, कुछ चौकोर, कुछ गोल, ऐसे निशान बनाए जाते हैं। तो वो नोटों के ऊपर बच्चों नाबीना लोगों के पहचानने के लिए बनाए जाते हैं। वो पहचान जाते हैं उनको। आप उनको पकड़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह की उसकी शक्ल बनी हुई है, लेकिन किसी नाबीना शख्स के हाथ में वो नोट देकर पहचान कराई जाएगी तो वो फौरन बता देगा कि ये 100 का नोट है, कि ये 2000 का नोट है, ये 500 का नोट है। वो उनके अंदर फर्क कर लेगा क्योंकि उनके पोर जो हैं, हाथ के उंगलियों के पोर बहुत हसास होते हैं, उसके जरिए उनको पता चल जाता है। तो इसलिए ये चीजों को छूकर महसूस करते हैं और सुनकर अपना निसाब याद कर लेते हैं। जो चीज इन्होंने छू ली उसको ये कभी नहीं भूलते, जो चीज इन्होंने सुन ली उसको भी ये अपने जहन के अंदर पेवस्त कर लेते हैं, उनमें जहन में ये चीज रहती है। एक बार सुना हुआ और एक बार छुआ हुआ वो कभी नहीं भूलते। उन्हें दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, बदले में बहुत सारी सलाहियतें, उनमें सलाहियतें हैं जिनसे वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार सकते हैं। तो सिर्फ आंखों की कमी है, बाकी और दूसरे आज़ा के अंदर इतनी ज्यादा सलाहियतें पैदा हो जाती हैं जो हमारे अंदर भी मौजूद नहीं है। सलाहियत का माने होते हैं बच्चों लियाकत, इस्तेदाद, हमारी काबिलियत, खासियत, हम जो काम कर सकते हैं वो सलाहियत है हमारी। और निसाब का मतलब पढ़ाई का कोर्स, जिसके जो सिलेबस होता है इससे निसाब कहा जाता है। तो इन एहसासात के जरिए
इन आज़ा के ज़रिए ये अपनी ज़िंदगी को बड़ी आसानी से गुजार लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजार सकते हैं। अब असलम का सवाल देखिए, मास्टर साहब आंखें ख़राब क्यों होती हैं? अब ये असलम का सवाल भी बहुत अच्छा है और हमें भी बड़े गौर व फिक्र के साथ इसका जवाब देखना है कि मास्टर साहब क्या जवाब देते हैं, आंखें ख़राब क्यों होती हैं। तो आंखें ख़राब बच्चों विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं। अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन ए की कमी हो गई तो हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं। हमारी आंखों को किसी हादसे से भी नुकसान पहुंच सकता है, किसी नुकीली चीज़ से भी हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं। पटाखे वगैरह हम चलाते हैं सड़कों के ऊपर, जो बम चलाते हैं, इन बमों से, छोटे और पटाखों से भी हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं। इसके अलावा गंदी आंखें रखने से, रात को देर तक जागने से, बहुत ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर चलाने से, बहुत ज़्यादा टीवी देखने से, इन चीज़ों से भी हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं। मास्टर साहब का जवाब देखिए, कभी कभी खाने में विटामिन ए की कमी की वजह से बीनाई कम हो जाती है। इसके अलावा बहुत से बच्चे हादसात में अपनी बीनाई खो बैठते हैं। बच्चों, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए अपने खाने में हरी सब्जियां, अब विटामिन ए की कमी क्यों हो रही है? हमारे खाने के अंदर वजन के मुताबिक चीज़ें नहीं हैं, तवाज़ुन के मुताबिक जो हज़्म मामूल होनी चाहिए चीज़ें, जो विटामिन और जो प्रोटीन होने चाहिए, वो जब हमारे खाने में नहीं होते तो वो हमारा खाना हमें नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही जब खाने में विटामिन ए हम पूरा नहीं लेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी मिकदार में नहीं लेंगे, तो फिर वो हमें नुकसान उस ग़िज़ा के ज़रिए होगा। तो विटामिन ए कैसे ले सकते हैं हम, इस कमी को पूरा कैसे किया जाएगा? तो हरी सब्जियां विटामिन ए को पूरा करती हैं, बहुत अच्छे से विटामिन ए की कमी को मुकम्मल कर देती हैं। गाजर हमें खानी चाहिए। पीले फल जो होते हैं बच्चों, आम, पपीता, कद्दू, ये पीली चीज़ें हैं, इनमें भी विटामिन ए खूब होता है और विटामिन ए की कमी को इन पीले फलों के ज़रिए भी पूरा किया जा सकता है। आम, पपीता, कद्दू वगैरह ये सब मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। मिकदार के मतलब है अंदाज़ा, वज़न, तादाद के अंदर मुनासिब तादाद में, मुनासिब मिकदार में इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी जो ग़िज़ा होनी चाहिए वो मुतवाज़ुन ग़िज़ा होनी चाहिए, उसमें सभी चीज़ों की ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। हर तरह के विटामिन पूरे होने चाहिए। हमारा खाना ऐसा होना चाहिए हमारे जिस्म को तंदुरुस्त रखे, हमें ताकत दे, क़ुव्वत दे हमारे जिस्म को। साथ ही गिल्ली डंडा और पटाखों या नुकीली चीज़ों से अपने आंखों की ख़ास तौर पर हिफाजत करनी चाहिए। गिल्ली डंडा बच्चों अमूमन हम खेलते हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक खेल है, इस खेल को नहीं खेलना चाहिए। इस खेल के ज़रिए ही ज़्यादातर बच्चों की आंखें ख़राब होती हैं। पटाखों के ज़रिए आंखें ख़राब होती हैं और गिल्ली डंडे के ज़रिए भी आंखें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि इस खेल के अंदर जो गिल्ली उछलती है वो कई बार या तो खुद की आंख में लग जाएगी सीधे, या सामने दूसरे बच्चे की आंख में लग के दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस खेल से बचना चाहिए। गिल्ली डंडे के खेल से आंखों को नुकसान पहुंचता है। पटाखे नहीं चलाने चाहिए हमें, ये बुरी बात है। पटाखे चलाते हैं तो उनसे भी हमारी आंखों के नुकसान पहुंच सकता है, उसके धुएं से भी, और उसकी निकलने वाली चिंगारियां भी हमारी आंखों में जा सकती हैं। तो चलाना नहीं चाहिए। अगर चलाते हो तो दूरी बनाकर उसको चलाएं, इस तरह से चलाएं कि आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो पटाखों से भी हमें अपनी आंखों की खास तौर पर हिफाजत करनी चाहिए, और कभी कभी गंदगी से भी आंखें खराब हो जाती हैं। गंदी हम अपनी आंखों को रखेंगे, वक्त के ऊपर सफाई नहीं करेंगे, मैल कुचैल हमारी आंखों में भरा रहेगा, तो वो हमारी आंखों में बीमारियां पैदा कर देगा। अभी कोरोना के वक्त आप सुन रहे होंगे कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आ रही है। वो फंगस हमारी आंखों में मौजूद रहता है, वो हमारी आंखों में मौजूद गंदगी फैल जाती है, उस गंदगी की वजह से आंखें खराब हो रही हैं। और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो आंखों में गंदगी की वजह से फैलती हैं, और फिर वो बीमारियां कई बार हमारी आंखों की बीनाई भी साथ ले जाती है, हमारी रोशनी भी खत्म कर देती है। तो आंखों को साफ रखना चाहिए, हमेशा साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर बच्चों कुछ चीज़ें दे रखी हैं जिनको आपको देख लेना है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने वाली चीज़ें हैं। ये जो फल हैं, सब्जियां हैं, यहाँ दे रखे हैं। ब्रोकली नाम की एक सब्जी होती है जो खूब अच्छा विटामिन ए देती है, और पीले फल यहाँ पर दे रखे हैं, तरबूज वगैरह हैं यहाँ पर। इन फलों को आप देख लें, ये वो फल हैं, वो सब्जियां हैं जो हमारे जिस्म के अंदर विटामिन ए की कमी को पूरा करती हैं।
आंखों को हमेशा साफ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ तौलिए या रुमाल से आंखें पोंछनी चाहिए। हमने आंखें साफ पानी से धो तो ली, लेकिन जिस कपड़े से हम आंखें साफ कर रहे हैं, जिस तौलिया या रुमाल से साफ कर रहे हैं, वो भी बच्चों साफ होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि बार बार एक ही चीज का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक ही चीज से हमारी आंखें साफ किए जा रहे हैं। उसकी धुलाई का भी, उस कपड़े की धुलाई का भी खास ख्याल हमें रखना चाहिए। कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। यह भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब पढ़ें आप तो ऐसी जगह अपना मुताला करें जहां पूरी रोशनी आती हो, रोशनी का अच्छा बंदोबस्त हो। आजकल आपकी पढ़ाई मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं, तो मोबाइल के ऊपर पढ़ाई करते हुए भी आपको ये ख्याल रखना है, कंप्यूटर पर पढ़ाई करते हुए भी ये ख्याल रखना है कि अंधेरे में पढ़ाई नहीं करनी। कई बार ऐसा होता है कि रात के वक्त हम पढ़ रहे हैं और लाइटें बंद करके उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं, तो वो गलत है। उससे हमारी आंखों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। लाइटें जलाकर उजाले या ऐसी जगह पर पढ़ें जहां अच्छी रोशनी का इंतजाम हो, उजाला आता रहे, उस जगह के ऊपर आपको पढ़ाई करनी है। कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए और आंखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। आंखों की वर्जिशें होती हैं, अलग अलग तरह की हरकत आंखों को देनी पड़ती हैं, वो वर्जिश भी आप करते रहें। इन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आंखें महफूज रह सकती हैं। यह आपको बता दिया गया है कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखोगे, आप विटामिन ए की कमी को अपने जिस्म में नहीं आने दोगे, आप अपनी आंखों की साफ सफाई का ख्याल रखोगे, पटाखों से दूर रहोगे, गिल्ली डंडे से दूर रहोगे, नुकीली चीज़ों से दूर रहोगे, हादसा वगैरह से बचने की कोशिश करोगे, तो आपकी आंखों की बीनाई सलामत रहेगी। वरना फिर बच्चों आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको अंधा बना सकती हैं, आपको नाबीना बना सकती हैं। तो वर्जिश के माने बच्चों आप जानते हो, कसरत होते हैं। वर्जिश के माने आंखों की कसरत होती है, जो आप देख सकते हो यूट्यूब वगैरह पे कई चैनल्स पर आंखों की कसरत के बारे में भी बता रखा है, वो आप देखें। यहाँ पर बच्चों सबक मुकम्मल हो गया है। इस सबक के अंदर हमने नाबीना लोगों से मुतालिक जो हमारे जहन में सवालात उठ रहे थे, उन सवालातों के जवाबात हमने हासिल किए हैं। जो भी चीज़ें थी नाबीना से मुतालिक कि वो किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, क्या क्या वो काम कर सकते हैं, सभी चीज़ों का हमने इस सबक के अंदर मुताला किया है। बच्चों सबक का पहला हिस्सा था जो मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ जो सवाल और जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा, मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।